दोस्तों, आज हम जिस कवि के साथ हैं उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिल चुका है, हेमंत स्मृति कविता सम्मान, विद्यापति पुरस्कार। इन सभी सम्मानों से सम्मानित संजय कुंदन जी की कविताओं के साथ हैं। उनके कविता संग्रह हैं कागज के प्रदेश में, चुप्पी का शोर। उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा, बॉस की पार्टी, इसमें कई कहानियां संकलित हैं। उपन्यास टूटने के बाद। संजय कुंदन दरअसल कविता जगत में प्रगतिशील सोच समझ भाव संवेदन के कवि हैं। अब सोच समझ और भाव संवेदन तो कविता की जुड़ी हुई चीजें हैं, पर तमाम आतंक को, भय की दुनिया को, अपराध को, अपराधी को संजय कुंदन दूसरी नजर से देखते हैं। इनकी कविताओं में अपराधी किन कारणों से अपराधी बना, उसने आतंक और ये भयावह स्थितियां रची तो किन वजहों से रची, उसके पीछे की तमाम जवाबदेही दर्ज है। कवि की नजर में अपराध कथाएं साधारण लोगों के पराजय की कहानियां हैं, जहां घर है, समाज का माहौल तानों से भरा हुआ है और बाप शराबी और दरोगा से भी ज्यादा हिंसक है, जहां न्याय ढुलमुल है, जहां सब कुछ बिकाऊ है, आत्मा को बचाकर भागी स्त्रियों को बच्चलन मानकर छोड़ दिए जाने का रिवाज है, जहां अपराधियों का सांस्थानिक संरक्षण है और लगातार उनका क्या कह सकते हैं पल्लवन हो रहा है, कागजी उछाल मारती अर्थव्यवस्था है और उनके चलते किसान आत्महत्या पर बेबस है, जहां सलवा जुडूम के नाम पर शंबूक बध होते हैं, जहां अपराध उन्मूलन के सारे पौरुषेय हथकंडे शर्मनाक हो चुके हैं। संजय कुंदन की कविताओं की जो विषय वस्तु है, जो केंद्रीय विषय है, जो कंटेंट है, कहीं नौकरी तंत्र है तो नौकरी तंत्र इतना भयावह हो चुका है कि आप देखें कि संजय कुंदन की कविता की एक सबसे बड़ी खूबी मुझे उनकी अभिधा प्रधान भाषा लगती है और अभिधा की ताकत में ये इसका पुख्ता एहसास कराते हैं, चाहे वो भ्रष्ट सरकारी तंत्र हो, चाहे समाज की विद्रूपता हो, चाहे विसंगति हो, और विडंबनाओं पर संजय कुंदन लगातार कविताओं में बात करते हैं। सहज बातचीत के प्रवाह में भी उनकी कविताएं इतनी बेधक होती हैं कि कुंदन जी की कविताएं चाहे डूबती हुई नदी में समाधि लेते हुए सच उगलने जैसा हो, किसी विस्थापित की खोई हुई कोई हवाई चप्पल और एक मैली सी इच्छा का साक्षी भर हो, महज इस बात से आशंकित हैं कि कहीं एक मनुष्य की तरह बचे हुए होने के कारण हमें अपमानित न कर दिया जाए, एक मनुष्य के रूप में, एक मनुष्य की तरह बचे होने के कारण। तो आखिर हम क्या करें कि हर जगह हाँ हाँ हामी भरने का चलन है और नहीं कहने पर नाखून निकल आते हैं, सींग निकल आते हैं, लोग मारने दौड़ते हैं, भ्रिकुटियां तन जाती हैं। संजय कुंदन का काम वास्तविक रूप से साथियों, शोधार्थियों, अब भी जारी है। वे गद्य भी उतना ही सुंदर और क्या कह सकते हैं सार गर्भित लिखते हैं और कविता में तो उनकी जो विडंबनाओं की और विसंगतियों की दुनिया है, जो अति यथार्थवाद है, दरअसल ये बचाए रखने की, इस यथास्थिति को से उबरने की, जड़ता से उबरने की जो छटपटाहट संजय कुंदन जी की कविताओं में दिखाई देती है, साथियों आज मैं उसे ही चिन्हित करूंगी इनकी इन 5 कविताओं के जरिए। सबसे पहले थोड़े से हम उन्हें युवा कवि न माने, क्योंकि अब वे काफ़ी पढ़े सुने जाने चिन्हे जाते हैं और उनकी कविता प्रौढ़ है। उम्र का कुछ भी लिहाज हो, मेरे इस श्रृंखला में मैं इसका ध्यान रख रही हूँ कि उम्र, कद, प्रतिष्ठा और रजिस्ट्रेशन कितना भी दमदार हो, रचनाएं दमदार होनी चाहिए। तो वे कवि तो हैं ही, कहानीकार हैं, पत्रकार हैं और दरअसल ये आकाशवाणी की दुनिया हो, दूरदर्शन की दुनिया हो,
या पत्रिकाओं में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी लगातार अपना हस्तक्षेप दर्ज कराते हैं। और अब वे बहुपठित और बहुचर्चित कवि के रूप में सुविख्यात हैं। उनके कविता संग्रह कविता मेरा कविता संग्रहों पर, अपने ही संग्रह पर संजय कुंदन जी ने कभी कहा था, कविता मेरे लिए सामाजिक राजनीतिक वक्तव्य है। तो यानी गद्य को और गंभीरता को शुरू से ही वे बनाए रखते हैं और कविताओं में भी वे साफ तौर पे दिखाई देती है। दरअसल इस पूरी व्यवस्था को, परिवेश को, समाज को और पर्यावरण में पसरी हुई राजनीति को वो चिन्हते हैं, भांपते हैं और उसे बदलने के लिए उनके भीतर बेचैनी है। बहुत अधिक बात न करते हुए साथियों, हम उनकी कविताओं पर आते हैं और आज उनकी मैं 5 कविताएं शोधार्थियों पढ़ूंगी और उन कविताओं के जरिए हम उन पर बात करेंगे, उनकी कविता धर्मता पर बात करेंगे। पहली कविता है गऊ जैसी लड़कियां। अब भी कुछ लड़कियां गऊ जैसी होती हैं, हर बात में हाँ कहने वाली, मौन रहकर सब कुछ सह लेने वाली, किसी भी खूंटे से चुपचाप बंध जाने वाली। हमारी संस्कृति में सुशील और संस्कारी कन्याओं के यही सब गुण तो बताए गए हैं। गऊ जैसी लड़कियों के माँ बाप गर्व से बताते हैं कि उनकी बिटिया गऊ है। वे निश्चिंत रहते हैं कि उनकी नाक हमेशा ऊंची रहेगी क्योंकि उनकी बिटिया गऊ जैसी है। वे गऊ जैसी लड़कियां इतनी सीधी थीं कि समझ नहीं पाती थीं कि उनके घर के ठीक बगल का एक इज्जतदार आदमी जिसे वह रोज प्रणाम करती हैं असल में शिकारी है। वे तो यह भी नहीं भाप पाती थीं कि अपने पति की नजर में वे दुधारू नहीं, उनकी दुनिया इतनी छोटी थी कि उन्हें यह भी नहीं पता लगता होता था कि गायों की रक्षा के लिए गली गली में बन रही हैं सेनाएं। जब उनमें से किसी के चेहरे पर तेजाब फेंका जाता था या किसी पर किरासन तेल उड़ेला जाता था या किसी के कपड़े फाड़े जाते थे, तब वह गाय की तरह रभाती थी बस थोड़ी देर के लिए। गौरक्षकों तक नहीं पहुंच पाती थी उनकी आवाज। आप देख रहे हैं समानांतर 2 दुनिया चल रही है। गौ जैसी लड़कियां लोक संस्कारों से, परंपराओं से, रूढ़ियों से जिस तरह के गुडी गुडी सिंड्रोम में रची बसी फंसी फसाई लड़कियां हैं, ये अच्छी लड़कियां, सच्ची लड़कियां, गौ जैसी लड़कियां। इस पूरी परिपाटी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं संजय कुंदन और राजनीतिक फलक को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि जहां दल है, वर्चस्व की राजनीति है, वर्चस्व की बपौती है और वर्चस्व की राजनीति में किस तरह से हर चीज इस्तेमाल होती है, फिर चाहे वो गंगा हो या गौ। गोरक्षकों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। ये सताए जाने की, ये शोषण और यंत्रणा और पीड़ा को और बरकरार रखने की, बढ़ाए जाने की मुहिम है साथियों। जब जब हम अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को गौ जैसी बेटियों से संबोधित करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो दरअसल हम भी चुपचाप बड़े साइलेंटली उस कतार में खड़े दिखाई देते हैं, शामिल दिखाई देते हैं उस साजिश में, उस क्रूर षड्यंत्र में हम शामिल दिखाई देते हैं जब जब हम अपनी बेटियों और लड़कियों को गौ जैसी लड़कियां और बेटियां संबोधित करते हैं या परिभाषित करते हैं। तो संजय कुंदन की बेहतरीन कविता थी शोधार्थियों। दूसरी कविता है टूटते घर। बेघर तो खैर बेघर थे ही, जिनके घर थे उनमें से भी कोई अपने घर को घर नहीं मानते थे। कोई कहता था वह घर नहीं, पागल खाना है, पागल खाना। किसी को अपना घर मरुथल की तरह लगता था जिसमें कुछ छायाएं कभी कभार डोलती नजर आती थी। जब घरों में सुकून नहीं था, नींद नहीं थी, एक आदमी नींद की तलाश में घर से निकलकर एक पेड़ के नीचे लेट जाता था। घर में रोना तक मुश्किल था। सिर्फ रोने के लिए एक स्त्री सड़क के खंभे से सटकर खड़ी हो जाती थी। जो घर बाहर से दिखते थे चमकदार सुसज्जित, वे अंदर से झुलसे हुए थे। एक धक्के से गिर सकती थी उनकी दीवारें। घर टूट रहे थे, पर कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा था।
कोई औरत घर बचाने के लिए अपनी हड्डी गलाने को तैयार नहीं थी। अपने सपने को तंबू की तरह तान कर रहना उसे मंजूर था, पर घर में रहकर बार बार चला जाना नहीं। घर तहस नहस हो रहे थे और बस घर तहस नहस हो रहे थे और बस भी रहे थे। घर तहस नहस हो रहे थे और बस भी रहे थे। नया घर बसाने वाले भी आश्वस्त नहीं थे। नया घर बसाने वाले भी आश्वस्त नहीं थे कि उनका घर कितने दिनों तक बचा रहेगा। उन्हें अपनी अपनी उड़ान की चिंता थी। वे जमीन में पैर धंसाकर रहने को तैयार नहीं थे। साथियों, संजय कुंदन की एक कविता बसे और बसाए जाने, हमारी संस्कृति है ना, घर मतलब मकान नहीं, घर मतलब चार दीवारी और छत नहीं, घर सुरक्षा और संरक्षण भर नहीं, घर आत्मीयता है, अपनापन है, लगाव है, रिश्तों की गर्माहट है, घर बसावट है। और संजय कुंदन कहते हैं कि यह सब तो खत्म होता जा रहा है, यह सब तो पूरी संस्कृति से छीज चुका है, रूठ चुका है कब का। इस पूरी मानवीय संस्कृति में आत्मीयता, लगाव, अपनापन, रिश्तों की गर्माहट, एक दूसरे की से प्रेम परवाह, ये सब तो कब का छूट चुका है। लोग अपनी उच्चाकांक्षाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों पर चढ़कर बैठे हैं और उड़ना चाहते हैं, दीवार तोड़ना चाहते हैं। दीवार लांघना नहीं, दीवारें तोड़ी जा रही हैं, छत उड़ाए जा रहे हैं। उड़ान इतनी भरपूर बुलंद की जा रही है कि दरअसल बसावट की कोई सोच ही नहीं रहा। उड़ते हुए जमीन का ख्याल नहीं रह रहा, जमीन पर पैर टिके हुए नहीं हैं और हाथ बढ़ा दिए गए, उठा दिए गए और हम कहीं के नहीं रहे। तो संजय कुंदन की चिंता दरअसल हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति पर, और जो संस्कृति है कि हम बसने की बात करते हैं, हम घर बसाने की बात करते हैं, तो उस संस्कृति पर दरअसल जो दखल अब हो रही है, जो लगातार जो दस्तक हो रही है और जो नई सोच उस पर काबिज हो रही है, संजय कुंदन उसे चिता रहे हैं। अगली कविता है सुखी लोग। ये कविता मुझे विशेष प्रिय है शोधार्थियों। सुखी लोगों ने तय किया था कि अब केवल सुख पर बात होगी। सुख के नाना रूपों प्रकारों पर बात करना एक फैशन बन गया था यहाँ। सरकार भी हमेशा सुख की ही बात करती थी। उसका कहना था कि वह सबको सुखी तो बना ही चुकी है, अब और सुखी बनाना चाहती है। विकास तो हो रहा है। उसके प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता रोज सुख के नए आंकड़े प्रस्तुत करते थे। सरकार की हर फैसले को सुख कायम करने की दिशा में उठाया गया कदम बताते थे। लाठी और गोली चलाने का निर्णय भी इसी में शामिल था। इस सब से दुख को बड़ा मजा आ रहा था। वह पहले से भी ज्यादा उत्पाती हो गया था। वह तहास करता और कई बार नंगे नाचता। पहले की ही तरह वह कमजोर लोगों को ज्यादा निशाना बनाता। वह खेतों का पानी पी जाता, फसलें चट कर जाता, छीन लेता किसी की भी छत, किसी की भी छेनी, हथौड़ी। यह सब कुछ खुलेआम हो रहा था। अखबार और न्यूज चैनलों में केवल मुस्कुराता चेहरा दिखाई पड़ता था। हर समय कोई न कोई उत्सव चल रहा था मनोरंजक चैनलों पर। वैसे सुखी लोगों को भी दुख बख्शता नहीं था। कई बार अचानक किसी के सामने आकर उस पर थूक देता था। सुखी व्यक्ति इसे अनदेखा करता, फिर चुपके से रुमाल निकालकर थूक पोंछता और चल देता किसी जलसे के लिए। साथियों, मीडिया जगत के फैब्रिकेशन पर न्यूज में कैसी व्यूज नहीं रहा, न्यूज में कैसी दृष्टिकोण नहीं रहा, नजरिया नहीं रहा। कितना फेक हो चुका है, कितना फैब्रिकेटेड हो चुका है। जो सच है उस पर इतनी बार मुलम्मा चढ़ाया गया है कि सच नजर ही नहीं आता। सच कहीं लुप्त हो गया है, कहीं छुप गया है, मुंह छुपा रहा है सच। और क्योंकि सच शर्मिंदा है इस शर्मनाक दौर में, इस अंधकार के दौर में सच शर्मिंदा है, इसलिए मुंह छुपाए घूम रहा है। और सुख और दुख की इतनी अप्रतिम अद्भुत परिभाषा संजय कुंदन देते हैं इस कविता में
कि सुखी और संभ्रांत और एलीट होते जा रहे हैं। उनके पास और सरप्लस बढ़ता जा रहा है, चाहे वो ताकत है, साधन है, सुविधा है, शक्ति है। और जो दुखी थे वे और दुखी होते जा रहे हैं, क्योंकि छीना उन्हीं से जा रहा है, मारा उन्हीं को जा रहा है, झपटा उन्हीं से जा रहा है। और जब ग्लानि, शर्म और अपमान और निरादर, और कभी कभी कोई जाग जाता था, कोई मुट्ठी तन जाती थी, कोई पताका फहरा उठता था, कोई उग्र स्वर, ओज स्वर, कोई जागृत मन जगा हुआ होता था और थूक देता था सुखी के चेहरे पर, जो और अधिक ताकतवर होता जा रहा है, जिसको सारे साधन सुविधाएं मिले हैं, जो वर्चस्व में खेल रहा है, उसकी ओर जब थूका जाता था तो वो भी मलाल नहीं करता था। वो अपने छद्म को, अपने छल को, अपने झूठ को, अपने प्रपंच को, अपनी दबंगई को, अपनी नंगई को हमसे आपसे बेहतर जानता था। तो वह पूछ पाछ कर निकल जाता था जुलूस और जलसे में भीति काटने के लिए, उनमें भाषण के लिए, उनमें वक्तव्य के लिए, तेज गर्मी के लिए। तो साथियों, संजय कुंदन बेहतरीन कविता यह रचते हैं। ठीक इसकी पैरेलल यह कविता भी मामूली लोग, वे साधारण लोग हैं जो इतनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं कि हम उन पर चर्चा करना भी शायद पसंद न करें, क्योंकि पत्रकार भी हैं संजय कुंदन, आप इसको ध्यान में रखें। जैसे रघुवीर सहाय जब खरा खरा बोल रहे थे, तो क्योंकि बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे रघुवीर सहाय, निर्भीक पत्रकार भी बैठा था उनके अंदर। जितना प्रतिबद्ध कवि बैठा था, साहित्यकार बैठा था, उतना ही निर्भीक पत्रकार भी संजय कुंदन के यहाँ भी है। वो एक मन। तो पत्रकार होने के नाते मीडिया तंत्र की जो छद्म है उसको उघाड़ने का काम, और यही तो निर्भीकता है, यही ईमानदारी, यही प्रतिबद्धता है, और यही जिम्मेवारी है जो संजय कुंदन अपनी कविताओं के जरिए निभाते हैं। मामूली लोग, ये साधारण लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं कि हम उन पर चर्चा करना भी शायद पसंद न करें। खबरों में उनका जिक्र तो नामुमकिन है, वे बस में सीट मिल जाने को भी एक बड़ी सफलता मानते हैं और समय से पहले घर पहुंच जाने को उत्सव की तरह देखते हैं। विद्वानों, रसिकों, आप नाराज होंगे कि इतने साधारण तरीके से साधारण लोगों पर कविता लिखने का क्या मतलब है। कैसी कविता है ये कि विद्वानों, रसिकों, आप नाराज होंगे कि इतने साधारण तरीके से साधारण लोगों पर कविता लिखने का क्या मतलब है। मगर उन मामूली लोगों के लिए कुछ भी नहीं है मामूली। वे समोसे को भी खास चीज मानते हैं और उसकी स्वाद पर कई दिनों तक बात करते हैं। वैसे आप समोसे को मामूली समझने की भूल ना करें। विद्वानों और रसिकों, समोसे को आप मामूली समझने की भूल न करें। किसी दिन इसी के कारण गिर सकती है सरकार, किसी दिन इसी के कारण गिर सकती है सरकार। वो नारा याद है ना? खैर, तो संजय कुंदन इशारा भर कर देते हैं और आप सब समझ गए शोधार्थियों, आप सब जागरूक हैं, सचेतन हैं। तो दरअसल कुछ भी मामूली नहीं समझिए, भूल करके भी ये भूल न करिए कि जो मामूली है वो कब गैर मामूली बन जाएगा, आम कब खास हो जाएंगे और खास कब आम रह जाएंगे, ये मौसम बताएगा, चुनावी मौसम बताएगा। और संजय कुंदन उसकी प्रतीक्षा करते हैं, हम आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब खास हो आम और आम हो खास, ये तब्दीलियां और ये बदलाव होने को है और हो जाने को है निश्चित तौर पे। आमीन। आखिरी कविता जो इस श्रृंखला की 5वीं कविता, राजा। वह खुद से कितना छोटा है कहना मुश्किल है। कद, पद, प्रतिष्ठा, रुतबा, वर्चस्व, दम, ताकत, शक्ति, बोलबाला, वह खुद से कितना छोटा है कहना मुश्किल है। हो सकता है वह अपनी जेब में बैठा हुआ हो या अपने रुमाल में बंधा हो। उसकी छाया दिखती है तन पर, मंच पर खड़ी, हाथ हिलाती, मुस्कुराती, वही करती दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, मिलती राष्ट्राध्यक्षों से, देती प्रजा को आश्वासन। उसकी छाया को और ऊंचा और उन्नत बनाने के उपायों पर
मनन करते उच्चाधिकारी, विद्वान और पुरोहित। पर इससे राजा घबराया रहता है, ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है उसकी छवि, ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है उसकी छवि, उसकी छाया को और ऊंचा और उन्नत बनाने के उपायों पर मनन करते उच्चाधिकारी, विद्वान, पुरोहित। पर इससे राजा घबराया रहता है, ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है उसकी छवि, वह होता जाता है और छोटा और छोटा और छोटा। इस कविता की व्यंजना को पकड़िए शुद्धार्थी, व्यंग्य को पकड़िए। संजय कुंदन अभिधा के कवि है, ताकत है अभिधा उनकी। अभिधा में बात करते हैं, क्योंकि पत्रकारों की भाषा अभिधा होती है। जो कहा जैसे कहा बिल्कुल वही लेना, वैसे ही समझना। तो जो कहा उसे वैसे ही लेना कि वहां प्रोपेगेंडा हो रहा है, वहां प्रचार हो रहा है, और इस प्रचार में, इस मंथन में, प्रोपेगेंडा में, पोस्टर में, नारों में, जुलूस में राजा तो जानता है न अपनी अहमियत। जनता के बीच, जनता के मन में, जनता के जीवन में, जनता के आंदोलन में उसकी क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, वह खुद को तो चिंता पहचानता है। वह जानता है कि इन सारे जुलूसों में, भीड़ों में, चुनावी प्रोपेगेंडा में, चुनावी प्रचार में उसका कद धीरे धीरे, उसके भीतर भय उसका इतना बड़ा होता है, आतंक उसके भीतर इतना होता है, आंदोलन उसके भीतर इतना होता है कि वह और उसका मन छीनता, छोटा होता जाता है, बौना होता जाता है। वो अपनी नजर में, अपने ही भीतर कहीं सिमटा, सकुचाया अपने को सुरक्षित महसूस करता है। और संजय कुंदन आशा की कवि है। बहुत शुक्रिया।